तो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेनिशिया क्लासेस। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। कल यानी कि जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में, पूरा मौर्य साम्राज्य का इतिहास, शासक प्रशासक पूरा देख लिए थे। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो डिटेल में पूरा मौर्य साम्राज्य पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग 80 से 100 क्वेश्चन करेंगे मौर्य साम्राज्य से, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए जो ये पीवाईक्यूज की ही बुक है, पूर्वावलोकन की बुक है, उससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बेसिक पूरा पीपीटी के थ्रू पढ़ा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। सीधे हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक पूरा डिटेल में कल पढ़ा दिया गया है। 40-45 मिनट का क्लास था। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। यही चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 322 ईसा पूर्व में ये करते हैं। 322 से लेकर के 185 तक मौर्य साम्राज्य पूरा चलता है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सबसे पहले भारत में शासक। इससे पहले यूनानी थे, ठीक है। उसके पहले महाजनपद आता है पूरा, तो वो छूट गया है थोड़ा सा, उसको मैं इसके बाद पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग महाजनपद और पूरा वो यूनानी शासक का देख लेंगे, ठीक है, जिसमें नंद वंश आएगा, कर्ण वंश आएगा, ये देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो वो है मौर्य वंश, जो कि सबसे पुराना राजवंश है इन सब में, गुप्त, कुषाण और वर्धन में। अब यहाँ पे दिया हुआ है 321 से 184, 322 से 185, मोटा मोटा भी याद, वो भी याद करें। किसी किसी बुक में 322 से 185 मिलता है, किसी किसी में 321 से 184 मिलता है। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वो ग्रंथ है विशाखदत्त। किसके द्वारा लिखी गई है? तो जिसके ग्रंथ में विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस, ठीक है। ये याद रखिएगा, विशाखदत्त लिखते हैं मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में वर्णन किया गया है। मौर्य यानी जो चंद्रगुप्त हैं, इनको नंदराज का पुत्र माना जाता है। इस ग्रंथ में, मुद्रा राक्षस में, चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन भी कहा गया है, ठीक है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस से सवाल पूछ लेता है। इन्हीं को, चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा गया। तो जस्टिन द्वारा किसे कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। इन्हीं को एंड्रोकोटस भी कहा गया है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी कि सेंड्रोकोटस और कोई नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। कौटिल्य के यहाँ पे एक 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के महान भेंट की का उल्लेख किया है कि सिकंदर का और चंद्रगुप्त मौर्य का मुलाकात हुआ था, भेंट हुआ था? तो ये जस्टिन ने वर्णन किया है अपनी बुक में। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनके ये टीचर भी थे एक तरह से, ठीक है, गुरु भी थे। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य के अन्य नाम अगर देखते हैं तो विष्णुगुप्त थे, ठीक है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, यहाँ पे ऋषि चणक के ये पुत्र थे चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक थे। अर्थशास्त्र जो बुक इन्होंने लिखी है, ये किस पे है? शासन व्यवस्था पे आधारित है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, राजनीति पे आधारित है। चाणक्य का अन्य नाम अगर देखते हैं तो ये विश्वगुप्त मिलता है। तो देखिए, इसमें बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होंगे वो मैं छोड़ती चलूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप लोग रिपीट देखिए, कौटिल्य का ही पूरा नाम 2 बार पूछ लिया, 2-3 से ज़्यादा आएगा तो वो मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। तो देखिए, कौटिल्य की जो पुस्तक है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, किस विषय पे आधारित है? अभी हम लोगों ने वहाँ पे ऊपर भी डिस्कस किया। तो यहाँ पे क्या है, वो शासन के सिद्धांत का आभास कराता है। धन संचय, विदेश नीति, आर्थिक संबंध। तो यहाँ पे वो एक से अधिक ऑप्शन सही होगा, इसलिए यहाँ पे तो इनकी जो अर्थशास्त्र है, ये शासन के सिद्धांत व अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। तो राज्य के लिए जो मंडल सिद्धांत दिया गया है वही विदेश नीति की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे शासन के सिद्धांत भी हो जाएगा, विदेश नीति भी हो जाएगा। सप्तांग सिद्धांत बताया है, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र को सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार की व्यवस्था का भी विस्तृत जानकारी इसमें दिया जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है? तो ये एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। निम्नलिखित राज्य में सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग क्या है? मित्र है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा, डिटेल में ये कल पढ़ा दिया गया है चैप्टर, वो जाके पढ़िएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे पीवाईक्यूज, तो ठीक है, समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप पढ़िए यहाँ से बढ़िया एकदम, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डालता है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो राजनीति, जो नीतियां हैं, राजनीतिक नीतियां, शासन के सिद्धांत, उस पर यहाँ पे प्रकाश डालता है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? तो न्यायिक दंड का जो के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पे मुक्त हो जाती थी, और यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हुआ तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक सही है और दो सही है, तीसरा सही नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कि यहाँ पे जो है यदि स्त्री दास है और मालिक से उनको बेटा हुआ तो वो बेटा जो होगा वो मालिक का पुत्र नहीं कहा जाएगा, वो दासी का ही पुत्र कहा जाएगा, ठीक है। तो उसको हक नहीं मिलेगा, वो मालिक के ऊपर है वो हक देता है कि नहीं देता है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो ये चाणक्य जो कौटिल्य हैं उनके अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके शासनकाल में डीमेकस या डाइमेकस बोलते हैं, डाइमेकस भारत आया था? तो डाइमेकस जो है ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। ये सीरिया से आया था, किसने भेजा था? एंटियोकस राजकुमार था, उसने राजा था, वो उसने भेजा था इनको डाइमेकस को, ठीक है। तो ये राजदूत था डायमेकस, किसका राजदूत था? एंटियोकस का राजदूत था। कहाँ से आया था? सीरिया से आया था। इससे पता क्या चलता है कि बिंदुसार के समय सीरिया से जो संबंध थे वो मित्रवत संबंध थे, ठीक है। तो यहाँ पे मित्रवत संबंध थे, यानी कि डायमेकस के साथ और एंटियोकस के साथ उनका मित्रवत संबंध रहेगा, तब ने वो राजदूत अपना डायमेकस को भेजा था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। मेगस्थनीज कब आया था? तो मेगस्थनीज जो है वो पहले ही आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही मेगस्थनीज आया था, जिसने इंडिका लिखी थी, ठीक है। मेगस्थनीज के बाद ये भी सीरिया से ही आया था, यूनान सीरिया से आया था। अब देखिए मेगस्थनीज के बाद आता है सीरिया से एंटियोकस, ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये बुद्ध घोष की जो संबद्ध पासादिका है, इसमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में मिलाया था किस महाजनपद को? अवंती महाजनपद को। किसने मिलाया था? अशोक ने मिलाया था। अशोक वायसराय थे इस टाइम उज्जैन के, जब बिंदुसार थे, ठीक है। पाटलिपुत्र में इससे चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना है, तो वो किससे बना है? लकड़ी से बना हुआ है, जिसका अवशेष भी नहीं बचा। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त होते हैं? तो कुम्भरहार क्या है? ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो नगर है इसके अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे पूछता है एग्जाम में कि मौर्य काल में कुम्भरहार का संबंध किससे है? तो कुम्भरहार का संबंध क्या है? यहाँ पे महल से है, प्राचीन नगर से है, नगर बसा था यहाँ पे, कुम्भरहार स्थल है एक, वहाँ पे पाटलिपुत्र का संबंध यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, ये कहाँ पे है? तो पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है बुलंदी बाग। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन का देखिए जब हम लोग कल पूरा पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था हम लोगों ने कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो, यहाँ पे थोड़ा सा झुका लीजिए, उनका जो शासन राज्य था, उनका फैला था जो राज्य, वो यहाँ से आप सौराष्ट्र का एरिया ले लीजिए, और यहाँ ये जो एरिया था ये वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ तक इनका अधिकार था। तो यहाँ पे दक्कन का एरिया ये जो आएगा आपका, ये क्या है? सौराष्ट्र, गुजरात में आधा जो इधर में रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे अधिकार नहीं था। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है तो दक्कन विजय का भी उल्लेख मिलता है यहाँ पे चंद्रगुप्त के मौर्य के समय, ठीक है। तो मौर्य राजा ने दक्कन का विजय किया था, ये पूरा याद रखिएगा। कहा जाता है कि व्यास रिवर से यहाँ से वे ऑफ बंगाल तक इनका शासन था। तो व्यास रिवर यहाँ उत्तर पे बहती है और बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ तक था। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे, अशोक आएंगे, अशोक के शासनकाल में पूरा यहाँ पे आप ले लीजिए यहाँ तक शासन था। सुदूर दक्षिण छोड़ने का मतलब क्या है? केरला का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दीजिए, थोड़ा सा तमिलनाडु का हिस्सा छोड़ दीजिए, और ये जो पूरा हिस्सा था ये वाला, ये पूरे भारत पे, अफगानिस्तान ले लीजिए, तुर्कमेनिस्तान, काबुल, ये पूरा इस पे अधिकार था अशोक का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासन ने पहली बार जीता था? तो देखिए यहाँ पे मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र, तो किसने जीता था पहली बार? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था, कौन से अभिलेख से पता चलता है कि पश्चिम भारत पे चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था? तो पहला है कलिंग शिलालेख, दूसरा है अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य पश्चिम में फैला हुआ था, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के।
साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही प्रमाणित होता है। ठीक है। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध पर अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था इनको? तो सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अलेक्जेंडर द्वारा यहाँ पे इनको बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में ये पराजित किए थे सेल्यूकस को। ठीक है। अब ये पूरा देखिए एरिया यहाँ पे दिया गया है, एक तरह से ये अशोक का पूरा दिया गया है कि अशोक के टाइम तक इतने पूरे भारत पे और ये अफगानिस्तान का एरिया जो है यहाँ पे अधिकार हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अशोक उसके शासनकाल के अंतिम समय में, ठीक है, ये इजीली आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जब अगर मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो पूरा ये जो भारत है सुदूर दक्षिण छोड़ दीजिए तो अशोक का यहाँ पे अधिकार था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पे राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने किया। ठीक है। कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, उसके बाद से ही ये भेरी घोष से धम्म घोष में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे बीसी लिख लीजिए, 261 बीसी, इसी के बाद से। ठीक है। 269 बीसी में ये शासन ग्रहण करते हैं। ठीक है। उसके 8वें वर्ष ये लड़ते हैं कलिंग से के साथ जो युद्ध लड़ते हैं, उसके बाद ये धम्म घोष में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका नहीं था। सुदूर दक्षिण मतलब केरला, तमिलनाडु ले लीजिए, और फिर उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे श्रीलंका, तो वो भी यहाँ पे इनका अधिकार उस पे नहीं था। ठीक है। तो ये अधिकार यहाँ पे नहीं था। कलिंग, बिहार, अफगानिस्तान, ये सब पे अधिकार हो गया था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा अभिलेख है जिससे दक्षिण भारत के राज्यों में इनके अधिकार की पुष्टि मिलती है? तो वो है द्वितीय मुख्य शिलालेख, जिससे पता चलता है। भारत का प्रथम अस्पताल व औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने प्रथम अस्पताल व औषधि बाग निर्माण करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, इसका प्रमाण देवानाम्पिय की उपाधि से मिलता है। देवानाम्पिय किसे कहा जाता था? अशोक को ही कहा जाता था। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित स्रोतों में से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है। तो देखिए जो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी जिसमें कि तृतीय बौद्ध संगति ये अशोक के समय में होता है। ठीक है। मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो कि इनके गुरु भी रहते हैं मोगलीपुत्र, तो इनका नाम याद रखिएगा। पहली बौद्ध संगति जो होती है राजगृह में होती है अजातशत्रु के समय, दूसरी कालाशोक के समय होती है। ठीक है। तीसरी अशोक के समय होती है। अपना कब होता है? देखिए 381 ईसा, इसका 281 ईसा पूर्व में होता है आई थिंक। अब ये जो है यहाँ पे इसको करेक्ट देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अब ये किसके शासनकाल में? अशोक के। मोगलीपुत्र अध्यक्षता करते हैं, याद रखिएगा। लास्ट जो होता है वो कनिष्क के शासनकाल में होता है। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, राज्यकाल तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख कहाँ से पता चलता है? तो ये पता चलता है दीपवंश बौद्ध ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश। तो दीपवंश, बौद्ध वंश, महावंश ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। देखिए मोगलीपुत्र नामक बौद्ध भिक्षु ने इसकी अध्यक्षता की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो बिंदुसार और ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, ये किसके थे? जैन धर्म के। ठीक है। ये जैन धर्म के थे। बिंदुसार ये जैन धर्म में भी आजीवक जो संप्रदाय आता है उसकी तरफ इनका झुकाव ज्यादा रहता है। मोटा मोटा जैन धर्म याद कीजिएगा। दशरथ और बौद्ध जो थे, सॉरी अशोक और दशरथ ये बौद्ध धर्म को मानते थे, तो इनको याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और 4, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रज्जुक क्या होते थे मौर्य काल में? तो रज्जुक जो है यहाँ पे देखिए चोल राज्य में व्यापारी होते थे, गलत। मौर्य शासन में जो अधिकारी होते थे उनको रज्जुक कहा जाता था। ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्दावलियां हैं वो भी आप लोग याद कीजिएगा। सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को या दलालों को। तो व्यापारियों के जो काफिले होते थे उसको सार्थवाह कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन में भाग नहीं लेता था? तो यहाँ पे जो अग्रहारिक था ये प्रशासन में भाग नहीं लेता था। अग्रहारिक क्या है? यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्दावलियां दी हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जिसमें युक्त, तो युक्त होते थे ये जिला के अधिकारी होते थे जो कि राजस्व वसूलते थे, टैक्स को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। रज्जुक ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में इन्हें न्यायिक
अधिकार भी दे दिया गया। मतलब अब क्या कर सकते हैं, ये राजस्व विभाग का कार्य संभालते संभालते ये न्याय भी कर सकते हैं। तो ये रज्जू के पास आया। प्रादेशिक या मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम स्तूप मानते हैं? तो देखिए सर्वप्रथम किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, सॉरी। तो सर्वश्रेष्ठ जो स्तूपा है वो सांची का स्तूपा है, जिसको अशोक ने बनवाया था। मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ये भी याद रखिएगा। किसने पता लगाया था? तो कर्नल कालिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में स्तूप का पता लगाया था। ये अमरावती स्तूप कहाँ पे है? तो अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पे है, ठीक है। सारनाथ में है धमेक स्तूप, गुप्तकालीन स्तूप है जो बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर ये बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ कुछ स्तूपे हैं, कहाँ पे हैं? जैसे धमेक सारनाथ में है, वाराणसी में। अमरावती कहाँ पे? आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला। सांची मध्य प्रदेश रायसेन जिला। तो ये याद रखिएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? देखिए वही क्वेश्चन बार बार पूछा है, 3 बार आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अशोक ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो देखिए जो प्राचीन नाम इसका क्या था? तो प्राचीन नाम इसका कांकड़ाम था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। एमपी पीसीएस 2020 में पूछा हुआ है, ये मध्य प्रदेश पीसीएस में। यहाँ पे स्थान दिया हुआ है और यहाँ पे स्मारक दिया हुआ है। तो धमेक स्तूप कहाँ पे है? तो ये सारनाथ में स्थित है, ठीक है। अगर देखिए सहेत महेत है, रानाभर स्तूप है, घोषित राम मठ है। तो घोषित राम मठ ये कहाँ पे है? अगर देखिए यहाँ पे मिलाइए, पहले ए का सी मिलाइए, सॉरी सी का 1 है। तो सी का 1 मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी बचता है और डी बचता है, ठीक है। तो ए का देखो कौशाम्बी, कौशाम्बी में जो है रानाभर स्तूप स्थित है। तो ए का आप यहाँ पे सॉरी 2 मिलाइए, घोषितराम मठ स्थित है। 1 मिनट फ्रेंड्स, कौशाम्बी में क्या स्थित है? घोषिताराम मठ स्थित है, ठीक है। तो ए का 2, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी का कुशीनगर में क्या है आपका? रानाभर स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महेत स्थित है। तो ये याद रखिएगा। एमपीपी सॉरी यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ है 2010 में। कौशाम्बी घोषितराम, कुशीनगर में रानाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक, श्रावस्ती में सहेत महेत है। तीर्थयात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? तो यहाँ पे जब तीर्थयात्रा के समय वो गए थे तो किस मार्ग का अनुगमन करेंगे? जहां जहां बुद्ध से, गौतम बुद्ध से संबंधित जो मार्ग होगा वहां वहां ये जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गया, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, श्रावस्ती, सारनाथ और कुशीनगर। तो आपको बताना है यहाँ पे कैसे कैसे ये गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पे उनका जन्म होता है, फिर जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक, जहाँ पे वो पहला अपना ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ वहाँ ये जाएंगे। तो सबसे पहले ये अगर जाते हैं तो ये जाते हैं यहाँ पे, देखिए चौथा नंबर है लुम्बिनी में जाते हैं जहाँ पे उनका जन्म होता है। फिर कपिलवस्तु में जाते हैं दूसरे नंबर पे। तो 4 के बाद 2 आएगा, ठीक है। फिर कुशीनारा में जाएंगे, फिर गया में जाएंगे, ठीक है। गया में जाएंगे जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर श्रावस्ती में जाएंगे, सॉरी सारनाथ में जाएंगे जहाँ उन्होंने पहला अपना शिक्षा दिया, ठीक है। कुशीनगर और श्रावस्ती, जहाँ पे श्रावस्ती, फिर उसके बाद कुशीनारा जहाँ पे इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हो गई, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा और श्रावस्ती, इस प्रकार ये है। अशोक का शिलालेख प्रयुक्त भाषा में है। तो ये प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि की बात करते हैं तो शहबाजगढ़ी आता है। पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी अभिलेख है जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट है, पत्थर व प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में मिले हैं? तो प्राकृत भाषा में मिले। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्दाचन किस उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया था? तो ये पत्थर की पट्टियों पर किया गया था। ब्राह्मी लिपि का पहला ही बार लिखित। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे दे दिया अशोक के शिलालेख नहीं दिया, अभिलेख नहीं दिया, ब्राह्मी लिपि दे दिया। क्यों? क्योंकि अशोक का जो अभिलेख होता था ब्राह्मी लिपि में ही ज्यादातर अभिलेख थे इनके, ठीक है। एकाक अभिलेख जो कि खरोष्ठी लिपि में मिलते जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की साइड थे, ठीक है। तो ये जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले यहाँ पे
डिसाइफर किसने किया था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था मतलब, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो ये खरोष्ठी लिपि में। उत्तर पश्चिम कहने का मतलब क्या है? आपका जो ये वाला एरिया है, ये उत्तर पश्चिम एरिया है, ठीक है। यहाँ पे खरोष्ठी लिपि में थे। झारखंड पीसीएस 2021 में पूछा हुआ है। वह स्थान जहाँ पे प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो वो है अनुराधापुर, जहाँ पे पता चलता है, ठीक है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी? जो दाईं से बाईं कहने का मतलब है आपका ऐसे आता था, ठीक है। तो ये खरोष्ठी लिपि जो कि दाईं से बाईं लिखी जाती थी, अशोक के शासनकाल में शहबाजगढ़ी अभिलेख में पता चला है कि वो खरोष्ठी लिपि में उन्होंने लिखवाया है, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए छोड़ते जा रही हूँ क्योंकि इसका बेसिक पूरा पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप जाकर के वो क्लास कर लीजिएगा, तो आप लोगों को डिटेल में समझ आएगा, या तो आपके पास बुक होगा तो उससे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में करने लगूंगी तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो कल जिसने पढ़ा है उसको ये पूरा समझ में आएगा कि हाँ, जो पढ़ाया गया है वो सही है, क्योंकि उसी से ही वो इसी के थ्रू पीवाईक्यूज को देख करके ही पूरा उसमें पढ़ाया गया है कि जो इम्पोर्टेंट है उस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक ने अपने पहले शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख मिलता है, तो उनके शिलालेख में उनका नाम क्या मिलता है? पियदसी मिलता है। देवानाम पियदसी, ठीक है, देवानाम पिय ये मिलता है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो वो प्रियदर्शी के नाम से, प्रियदर्शी दर्शी या प्रियदर्शी, जो कि देवानाम पिय, इसके नाम से ये जाने जाते थे। अभिलेखों में ये शासन का उल्लेख प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय के नाम से मिलता है, तो यह अशोक के अभिलेख में पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इन पर बढ़िया पॉलिश की गई है, ये अखंड है, स्तंभों का जो सैफ्ट सुंडाकार है, और ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो स्थापत्य संरचना के ये भाग नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस उभारदार जो मूर्ति शिल्प है, मतलब रिलीफ स्कल्पचर, उसमें शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप में, प्रस्तर करने का मतलब पत्थर रूप में चित्रित के साथ राडियो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित मिलता है, तो ये किस अभिलेख से पता चलता है? कंगनहल्ली अभिलेख जो है, इससे पता चलता है राजा को राजा अशोक कहा गया है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की जो गुर्जर और मास्की जो अभिलेख है, यहाँ पे इनका नाम अशोक मिलता है नहीं, तो इसके पहले जो इनका नाम मिलता है वो देवानाम पियदस्सी मिलता है, ठीक है। तो ये ऐसे सारे नाम इनके मिलते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो ये मास्की का जो लघु शिलालेख है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। तो यही अभिलेख है मास्की का लघु शिलालेख, इसी में अशोक का नाम अशोक मिलता है, नहीं तो उसके पहले अशोक का नाम देवानाम पियदस्सी अनेक नामों से इनको बुलाया जाता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो ये गुर्जर और, अब यहाँ पे दोनों अभिलेख है, जो मास्की और गुर्जर दोनों अभिलेख है, वहीं पे अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो मासी मासी और यहाँ पे गुर्जर दोनों अभिलेख का नाम याद कीजिएगा। अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख संबंधित है बुद्ध के जन्म से, तो अशोक का जो रुम्मनदेही अभिलेख ये संबंधित है, इससे किससे? बुद्ध के जन्म से संबंधित है। गुर्जरा लघु अभिलेख जिसमें अशोक का नाम मिलता है, ये कहाँ पे स्थित है? गुर्जरा लेक, तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मिलता है, ठीक है। तो ये गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिला, याद करिएगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, एक स्तंभ लेख है जिसमें इन्होंने अपने आप को मगध का सम्राट कहा है, वो है भाब्रू बैराट स्तंभ लेख बोला जाता है इसको, तो भाब्रू स्तंभ लेख। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, याद कीजिएगा। रुम्मनदेही अभिलेख स्तंभ लेख ये किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से संबंधित है, यहाँ पे ये इन्होंने ही खुदवाया है, ठीक है। और भाब्रू स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को यहाँ पे क्या कहा है? मगध का सम्राट कहा है। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। कालसी है कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड के देहरादून जिले में कालसी स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है कालसी में। कालसी कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं और स्थान, ठीक है, धौली है, एर्रागुडी है, जौगढ़ है और कालसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको मिलाना है कौन कौन सा सही है बताया है, ठीक है। तो कालसी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ना कि कर्नाटका में, तो ये गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे चौथा तो गलत ही हो गया, ठीक है। तो केवल 3 में देखिए धौली जो है उड़ीसा में है, एर्राकुडी आंध्र प्रदेश में है, तो ये सही है एर्राकुडी, ठीक है। जौगड़ मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे जो होगा आपका केवल 2 युग्म सही होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो धौली है वो उड़ीसा में स्थित है, तो धौली कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। एर्राकुडी आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि जो जौगड़ है यहाँ पे ये उड़ीसा में स्थित है। तो जौगड़ कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो ये याद कीजिएगा, सारे ही अशोक के ही शिलालेख हैं, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख, धौली शिलालेख उड़ीसा में है, एर्राकुडी एर्राकुडी शिलालेख आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नागार्जुनी कोंडा पहाड़ी पे भी जो याद कीजिएगा वो भी है यहीं पे। और जौगढ़ का जो है ये उड़ीसा में है, कालसी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद कीजिएगा, इसमें केवल 2 सही होगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है? धार्मिक संश्लेषण कहने का मतलब धार्मिक समन्वय के बारे में 12वें शिलालेख से पता चलता है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो यूपीपीसीएस 2022 के क्वेश्चन है उससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, यूपीएससी 2022 के क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी आ सकता है, आरओआरओ में भी आ सकता है, क्योंकि रिपीट होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी जो 12वां शिलालेख है उसमें कहा जाता है यहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता के बारे में पता चलता है अशोक के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी संप्रदायों के सार में के तत्व में वृद्धि हो, किसी संप्रदाय को हानि ना हो, ठीक है। बौद्ध धर्म को मानते थे, ब्राह्मण धर्म की भी इज्जत करते थे, ठीक है। जैन धर्म की भी इज्जत करते थे। तो ये इनका ऐसा नहीं था कि बस एक धर्म को मानते थे तो सारे धर्मों के सबूत मिटा दें, ठीक है। तो ये नहीं था इनके अंदर। तो सभी संप्रदाय के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण, जिसको कहा जाता है धार्मिक समन्वय के बारे में यहाँ पे प्रमाण मिलता है। धार्मिक सहिष्णुता भी कह सकते हैं आप लोग। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक का जो शिलालेख है कलिंग युद्ध के बारे में, कलिंग युद्ध कब होता है? तो 261 ईसा पूर्व में होता है। 261 ईसा पूर्व यानी कि इनके जो शासक जब बनते हैं उसके 8वें वर्ष ये युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध, ठीक है। इस रॉक एडिक्ट में पता चलता है कि कलिंग युद्ध में कितनी क्षति हुई थी, कितनी हानि हुई थी। शिलालेख 1 है, शिलालेख 2 है, और यहाँ पे है शिलालेख 12वां है और शिलालेख 13वां है। 13वें शिलालेख में पता चलता है कलिंग युद्ध के बारे में। ये बताते हैं कि 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ जब मैं शासन बना, कितनी पीड़ा हुई कलिंग युद्ध, उसी के बाद से धम्मघोष में ये परिवर्तित हो गया। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिला है? तो 13वें शिलालेख में मिला है, ठीक है। लेकिन अभिलेख यहाँ पे है तो देखिए मास्की है, रुद्रदामन है, जूनागढ़ है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिससे पता चलता है कलिंग युद्ध के बारे में। तो याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा एवं कलिंग विजय, यहाँ पे कलिंग विजय कर यहाँ से ली गई जो जिन प्रतिमाओं को खारवेल द्वारा वापस ले जाने में इसका उल्लेख मिलता है। खातव्य कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें वृहत शिलालेख में मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ना होने की वजह से हाथी गुम्फा अभिलेख लगाया है, लेकिन अगर यहाँ पे 13वां शिलालेख रहेगा तो उसमें पता चलेगा, ठीक है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता, तो 13वां शिलालेख जो कि पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित अभिलेख है, तो यहाँ पे 12वां दे दिया है, ठीक है। 13वें में भी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात किया गया, लेकिन पूर्ण रूपेण है, वहां से स्टार्टिंग हुआ था। पूर्ण रूपेण का मतलब यहाँ पे 12वां हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पालनीय उपाय यहाँ पे बताए गए कि धार्मिक सहिष्णुता के लिए क्या क्या करनी चाहिए। अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन है। देखिए 79 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय में महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक यहाँ पे भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये किसने कहा था? ये अशोक ने कहा था कि मतलब अपने संप्रदाय को अच्छा बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय का हकों की बुराई करो, दूसरे संप्रदाय के मंदिर को तोड़ो, मस्जिद को तोड़ो। तो ये जो है ये क्या हो रहा है? ये निश्चित ही वो उस संप्रदाय को तो हानि पहुंचा रहा है, वो अपने संप्रदाय को भी हानि पहुंचा रहा है। ये इनका मानना था। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का ये क्वेश्चन है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, वो कौन से शिलालेख हैं? तो यहाँ पे दूसरा और 13वें शिलालेख में अशोक के संगम राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। संगम राज्य यानी दक्षिण के जो राज्य थे संगम राज्य, जिसमें चोल, पांड्य, सतीयुपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपड़ी जो श्रीलंका में है। तो ये पता चलता है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से किस
दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। चोल का है, सतीपुत्र का है, पांड्य का है, सातवाहन का उल्लेख इनके अभिलेख में नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध, कहाँ के शासक थे टालमी फिलाडेल्फस, ये मिस्र के शासक थे, इनके साथ अशोक का मित्रवत संबंध था। अब यहाँ पे देखते हैं जिसमें अंतियोकस आता है, एंटियोकस, इसके साथ भी इनका संबंध मित्रवत संबंध था। तुर्मे या तुरामा है जो कि टालमी के फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। यहाँ पे फिलाडेल्फस जो था वो मिस्र का राजा था। एंतकनी यानी कि एंटीगोनस कहा जाता है, ये मैसेडोनिया का राजा था। मग यानी कि सीरिया का शासक था। इन लोगों के साथ इनका अच्छा संबंध था, मित्रवत संबंध था। अशोक का जो के समकालीन तूर्मै, ये कहाँ का राजा था, तो ये मिस्र का राजा था तूर्मै। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक में सुदूर देशों में दक्षिण सीरिया वो मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे, तो मौर्य काल में सीरिया और राजनयिक मिस्र के साथ संबंध थे। जैसे ऐसा नहीं है कि अशोक के काल में ही स्टार्ट हुआ सीरिया से मित्रवत संबंध, उसके पहले भी बिंदुसार के उसमें डायमेकस ने भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे एंटियोकस ने भेजा था डायमेकस को। ठीक है, एंटियोकस राजा था, तो यहाँ पे बिंदुसार के समय भी सीरिया से मित्रवत संबंध था। मेगस्थनीज आया था, उससे भी उसके टाइम भी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम भी संबंध था। याद कीजिएगा अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था, तो इनके धम्म का जो मूल संदेश था वो था राजा के प्रति वफादारी, शांति व अहिंसा था, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता। तो ये तीनों था, BCD, यानी कि यहाँ पे ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है कि अशोक ने बताया था यहाँ पे कि कम पाप करना है, कल्याण करना, दयादान करना है, सत्य बोलना है, पवित्रता से रहना है, स्वभाव में मधुरता लाना है और यहाँ पे साधुता को बनाए रखना है। इस प्रकार अशोक ने धम्म के मूल संदेश में शांति, अहिंसा व बड़ों के सम्मान व धार्मिक सहनशीलता इसमें निर्मित है। निम्नलिखित में अशोक ने किस अभिलेख में पारंपरिक अवसर पर पशु बलि पर रोक लगाई? ऐसा लगता है कि वो पाबंदी पशुओं के वध पर की गई थी। तो ये स्तंभ लेख 5 में इन्होंने बताया था, 5वें स्तंभ लेख में। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश था? तो ये सगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में पता चलता है कि अनाज को बचा के रखो, जब अकाल पड़ेगा, जब संकट काल होगा तो उस टाइम राजा के द्वारा दिया जाएगा। कथन और कारण में पूछा हुआ है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो यहाँ पे ए सही है, आर यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो ए और आर सॉरी दोनों सही है, दोनों की व्याख्या कर रहा है यूपी लोअर सब में 2002 में ये पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आया होगा। प्रसिद्ध यूनानी जो राजदूत था वो मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये अब रिपीट हो रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।